हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस मैराथन क्लास में आज हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है योग शिक्षा। जी हाँ, इस योग शिक्षा की आज हम आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जहां हम इस विषय के सभी इकाइयों को इस एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। यानी इस एक मैराथन क्लास को देखकर आप अपना ये विषय क्वालिफाई कर सकते हो एकदम 100%। तो आज हम इसके सभी इकाइयों को देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ इसमें शामिल रहेगा। और आने वाली डेट की परीक्षा के लिए यही प्रश्न बहुत संभावित है, इनको सबसे पहले पढ़ना है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो अटैच होंगे क्वेश्चन पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करें, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप अन्य विषयों की वीडियो भी ऐसे ही देखना चाहते हैं, हर विषय की मैराथन क्लास देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। जी हाँ, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी हर एग्जाम से पहले मैराथन क्लास की। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे इसकी इकाई एक की, इकाई एक जिसका नाम ही है योग का परिचय। क्या नाम है इसका? योग का परिचय। इस इकाई एक की बात करें तो अंक आवंटित है कुल इस पर 5। जी हाँ, टोटल 5 मार्क्स आर अलॉटेड ऑन दिस यूनिट 1 जिसका नाम है योग परिचय। योग का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, योग का जो परिचय होगा उस पर हम बात करेंगे। तो इस पर अंक आवंटित है टोटल 5, यानी 5 मार्क्स मिलेंगे। महत्वपूर्ण इकाई है, बड़ी यूनिट है, 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं भाई इस विषय के लिए। और प्रोफेशनल इंग्लिश विषय, योग परिचय विषय, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय, ये सब कठिन विषय है। इसमें बार बार स्टूडेंट्स को ना बैक लगता है, थोड़ा कम मार्क्स आते हैं, लोवेस्ट रहता है। तो ये डराने के उद्देश्य से नहीं, आपको वार्निंग देने के उद्देश्य बता रहा हूं कि सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक, ये मैराथन क्लास देखने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इस सब्जेक्ट में फेल होने की या कम मार्क्स आने की, एकदम बेहतर ही स्कोर करोगे आप। तो चलिए शुरू करें, बात करें इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो सबसे पहला देखिए कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। वैसे योग का शाब्दिक अर्थ की बात करें, है ना, तो इसका मतलब शब्द, ये जो योग शब्द है ना, उसका मीनिंग नहीं पूछ रहे, उसके शब्द का अर्थ पूछ रहे, उसके भाव का अर्थ नहीं, उसके मीनिंग का भी नहीं, उसके जो शब्द है उसका। तो ये जो योग शब्द है, योग शब्द का अर्थ होता है भाई मिलना। एक्चुअल में ऐसे तो मतलब ही क्या होता है, योग यानी कि मिलना। जब किसी चीज को मिलाते हैं तो जो हमें मिलता है चीज, उसे हम योग बोलते हैं। तो अभी आप देखोगे तो ये जो योग शब्द है, इसकी अगर हम ओरिजिन, इसका उत्पत्ति देखें तो ये संस्कृत की युज धातु से है। ठीक है, इस योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, मिलना आत्मा और परमात्मा का। यानी कि भाई आत्मा और परमात्मा का जुड़ जाना, आत्मा और परमात्मा का मिल जाना, यही क्या कहलाता है? योग, है ना। अब योग शब्द एक्चुअल में संस्कृत से आया है, जिसका मतलब ही ये संस्कृत युज धातु से हुआ है ना। इसका मतलब ही होता है कि जुड़ना, यानी आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाना, एक हो जाना। या फिर हम कह सकते हैं सीमित तथा असीमित का मिलना है ना। जो चीज सीमित है आत्मा, असीमित परमात्मा, परमेश्वर, असीमित है। ठीक है, तो सीमित और असीमित का मिलना ही क्या है? योग है। ठीक है, योग का मतलब ही क्या है भाई यहाँ पर? अब देखो तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ना या फिर मिलना, यही कहलाएगा। ठीक, और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो भाई अपना, अपान, प्राण तथा अपान अथवा स्व के रज और रिस अथवा सूर्य तथा चंद्रमा अथवा जीवात्मा, यानी किसी भी एक छोटी चीज और उससे एक बड़ी चीज, यानी परमात्मा, हर चीज का परमात्मा से मिलन, हर चीज का परमात्मा से जुड़ना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसे हम योग कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे चीजों का, जब भी किसी भी चीज का जब परमात्मा से मिलन होगा, है ना, आत्मा हो सकती है ना, ये हमारा ज्ञान हो सकता है, हमारा प्राण हो सकता है, ये जीव हो सकता है, इनका जब मिलन परमात्मा से होता है तो हम इसे योग कहते हैं। क्लियर? ये योग शब्द का अर्थ बता रहा है, इसके भाव नहीं, उसके कार्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ शब्द का। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है भाई योग के प्रकार बतलाइए। योग के जो है कई प्रकार है, उनमें से कुछ प्रमुख 6 प्रकार नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसी वाली थ्योरी बनाओ, जैसे यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है तो आपको लिखो, है ना, योग के कई महत्वपूर्ण प्रकार है, उनमें से कुल प्रमुख 6 प्रकार जो योग के नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसा एक दो लाइन का थ्योरी बना लेना। ऐसे एक दो लाइन की थ्योरी बन गई, उसके बाद फिर पॉइंट लिखना स्टार्ट करना। नंबर 1 हठ योग, है ना। नंबर 2 राजयोग, नंबर 3 लय योग, नंबर 4 भक्ति योग, नंबर 5 ज्ञान योग, नंबर 6 कर्म योग। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर योग के प्रकार की बात करें तो योग के तो महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे तो कई प्रकार है, पर उनमें से कुछ प्रमुख प्रकार, है ना, हमें जो याद रखने हैं, जो 6 हैं कुल। अगर उनकी बात करें तो हठ योग, राजयोग, हठ योग के बाद राजयोग, राजयोग के बाद लय योग, लय योग के बाद भक्ति योग, उसके बाद फिर ज्ञान योग और उसके बाद कर्म योग। तो ये सारे योग के जो प्रकार हैं आपको ध्यान रखना है। योग के प्रकार कितने होते हैं? 6। ऐसा वस्तुनिष्ठ में पूछ सकता है। योग के जो प्रकार कौन कौन से हैं, ऐसा थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर के लिए ऐसा या 3 नंबर के लिए, तो ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है कि वृत्ति क्या है और चित्त से इसका क्या
आप कह सकते हो संबंध। वैसे चित्त का मतलब बता दूं मन, जिन्हें नहीं पता चित्त का मतलब क्या होता है, मन होता है। चित्त का मतलब क्या होता है, मन। तो अगर हम बात करें कि वृत्ति का चित्त से यानी मन से क्या संबंध है, ठीक है, तो भाई अब देखो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा बारीकी समझेंगे। जितने भी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है, हमारी इंद्रियां जिसे, तो ज्ञानेंद्रियां जब विषय को ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है, ठीक है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अब ज्ञानेंद्रिय मतलब आंखें, नाक, कान, मुंह, है ना, हमारी स्किन, ये सब ज्ञानेंद्रियों में आती है। तो जब ज्ञानेंद्रियां क्या करती है, ज्ञान को ग्रहण करती हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, ज्ञान के विषय को ग्रहण करती हैं, तो मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। तो हमारा मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो आत्मा हमारे अंदर ही समाई होती है, ठीक। तो ज्ञान हम यहां से ले रहे हैं अपने इंद्रियों से, हाथ, नाक, मुंह, कान, इसकी मदद से शरीर के भीतर जा रहा, फिर वहां से आत्मा तक पहुंचा दे रहा है ना, वहां तक आत्मा तक पहुंच जा रही है। आत्मा साक्षी भाव से देखता है, यानी वो गवाह की तरह होता है आत्मा, ठीक है। फिर बुद्धि और अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब, चित्त यानी मन, है ना, चित्त यानी मन, तो इस प्रक्रिया से मन में जो प्रतिबिंब बनता है वही व्यक्ति कहलाती है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में मन के, आप कह सकते हो पूरी प्रक्रिया में विषयों को ग्रहण करने का, आत्मा तक पहुंचाने का, जो भी चीज हमारे आसपास चल रही है उन सबको ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचाना, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे भाई, इसे ही हम वृत्त कहेंगे, ठीक है। इसे वृत्ति या वृत्त नहीं कहेंगे, वृत्ति कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए भाई, योग के उद्देश्यों का विद्यार्थियों के लिए क्या महत्व है। योग के जो उद्देश्य होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसके महत्व हम बात करेंगे, ठीक है। पहले थ्योरी देखो, यहाँ लिखी हुई है, योग के उद्देश्य के निम्नलिखित महत्व हैं, और बड़ा लिख सकते थे, इसको और बड़ा बना सकते थे। योग के उद्देश्यों का विद्यार्थियों के लिए महत्व निम्नलिखित दिया जा रहा है, यानी योग इस विषय का विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरी है, इसका लेक्चर है ना, इसकी बात है ना, इसका महत्व में लिखना है। तो पहले हमने थ्योरी बना दी कि योग के उद्देश्यों का विद्यार्थी जीवन के लिए क्या महत्व है, नीचे दिया जा रहा है, ऐसी थ्योरी बनाई। नंबर 1, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षण, बच्चों का मेंटल एंड फिजिकल यानी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षण करना। दूसरा, शारीरिक तथा मानसिक विकास, है ना, शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। फिर योग के प्रति रुचि उत्पन्न करना, योग में इंटरेस्ट आना बच्चों का, सभी का, और क्या भाई, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम तथा मूल्यों का संरक्षण, सेल्फ कंट्रोल हो, ठीक है भाई, इसमें स्वयं को पेशेंस, सेल्फ अपना आत्म संयम रखें, ठीक है, और तथा मूल्यों का संरक्षण, यानी जो मोरल वैल्यूज है उन्हें प्रोटेक्ट करें। यानी बच्चे योग सीख के क्या करेंगे, स्वयं पर काबू पाएंगे, स्वयं के व्यवहार पर काबू पाएंगे, ठीक है, और जितने भी मूल्य होंगे समाज में, रीति रिवाज, है ना, संस्कार, अच्छी बातें, उन सबको भी बचाएंगे, ठीक। और क्या, नेक्स्ट देखिए, सामूहिकता तथा सामाजिकता का उत्थान, है ना, इससे क्या होता है, सामूहिकता और सामाजिकता का उत्थान होता है, इससे बढ़ोतरी होती है ना। फिर योग द्वारा रोग निवारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, लास्ट में देखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, योग से क्या भागता है, रोग, तो योग द्वारा रोग का निवारण करना, ये भी इसमें शामिल रहेगा। ये सब क्या है, विद्यार्थियों के जीवन के महत्व है। योग से होंगे जो भी चीजें, तो विद्यार्थियों के जीवन में ये सारी चीजें देखने मिलेंगी आपको, यानी योग रहेगा, योगा रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। क्लियर है, विद्यार्थी के जीवन में योगा का महत्व, उद्देश्य, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, स्वास्थ्य योग को समझाइए। जो स्वास्थ्य योग होता है उसकी बात करते हैं। तो भाई अब इस स्वास्थ्य योग में कई चीजें शामिल है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, ये सब 8 अंग है। टोटल कितने अंग है, 8, यानी कि 1 2 आसन 3 हो गया, यम 1, नियम 2, आसन 3, प्राणायाम 4, प्रत्याहार 5, फिर धारणा 6, ध्यान 7 और समाधि 8। जी हाँ, इस प्रकार के 8 अष्टांग योग या फिर 8 जो अंग हैं, ये सब किसके योग हैं भाई, स्वास्थ्य योग के। जो स्वास्थ्य योग होता है, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके लिए स्वास्थ्य योग भी चलता है। पर इस स्वास्थ्य योग में सबका जो है इलाज नहीं हो पाएगा। आप देखोगे इस जो भी आपको देखोगे इस स्वास्थ्य योग में जितनी भी चीजें चलेंगी, है ना, जैसे कि आप प्राणायाम, प्रत्याहार, नियम, आसन, कई लोग ऐसे होंगे जिनको गंभीर बीमारियां होती हैं, तो वो ठीक नहीं होती इन सब माध्यम से, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती जो इन्हीं के माध्यम से ठीक होती है। कई बार डॉक्टर भी हार मान जाते हैं। तो योग तो हमारे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा है, ये तो आप समझ गए, ठीक है। और जो भी स्वास्थ्य योग है उसमें से 8 यहाँ पर आप देखोगे, तो ये सब 8 अंग दिए हैं योग के, है ना, स्वास्थ्य योग के, ठीक। योग के इन अंगों का अभ्यास से सामाजिकता तथा व्यक्तिगत आचरण में सुधार होता है। अगर योग के इन सब के व्यवहार देख लो, कोई भी इन सबको आप देखोगे तो इससे हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, यानी कि रहन सहन में, है ना, दूसरों के साथ व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और क्या, शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त के भली भांति संचार होने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे आप कह सकते हो खून में,
है ना, रक्त में जो है ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने के कारण इनका शरीर संचार होने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे इंद्रियां संयमित होती हैं तथा मन को शांति एवं पवित्रता मिलती है। ये सब जो है ये चलेगा। ये सब क्या है भाई, स्वास्थ्य योग के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य योग में अगर स्वास्थ्य की ही बात ना हो तो कैसा स्वास्थ्य योग। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, कुंडलिनी योग क्या है, इसके नाम लिखिए, इसके लाभ बतलाइए, नाम नहीं, लाभ। कुंडलिनी योग किसे कहते हैं? अब कुंडलिनी तो समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो कुंडलिनी योग की बात करें तो कुंडलिनी योग कहते हैं किसे? तो नंबर 1, शरीर के अंदर की शक्तियों को जागृत करने का सर्वश्रेष्ठ साधन कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी योग क्या होता है? आपने देखा होगा बचपन कभी आपने शक्तिमान देखा, जहां हमारे जो 7 चक्र होते हैं उन चक्रों जागृत करता है शक्तिमान गंगाधर बन के। तो वैसे ही ये भी है। क्या देखिएगा, इसमें क्या करना है कि भाई जो भी इसमें शक्तियां होंगी, किसके अंदर? शरीर के अंदर। तो उन शरीर के अंदर की शक्तियों को बाहर लाना, जागृत करना, ठीक है, एकदम इन्हें बाहर लाना, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कुंडली योग कहेंगे। क्या कहेंगे? कुंडली योग। फिर और क्या इसके लाभ क्या हो सकते हैं, फायदे क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, साधक अपराजय शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जो भी योग का साधक करता है वो ऐसी शक्तियों का आप कह सकते हो ऑनर, ऐसी शक्तियों का आप कह सकते हो स्वामी बन जाता है जो पूरी तरह से खतरनाक हैं। ये शक्तियां सबके पास नहीं होती। कैसी शक्ति? जवान दिखने की शक्ति, उम्र के साथ बूढ़ा न होने दिखने की शक्ति है ना, ऐसी शक्तियां। ठीक, साधक का चित्र एकाग्र होना, साधक का जो मन है वो एक जगह एकाग्र कंसंट्रेटेड होना चाहिए। फिर साधक को आत्म आनंद की अनुभूति होती है। साधक जो होता है उसे खुद से आनंद देने की अनुभूति होती है। ठीक है, वो खुद से ही बहुत ज्यादा प्रसन्न, खुश हो जाता है। फिर साधक प्रतिदिन अभ्यास द्वारा ब्रह्मांडीय चेतना की ओर बढ़ने लगता है। यानी जब भी वो अभ्यास कराएंगे, जब भी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, तो अक्सर वो कहाँ चले जाएंगे? ब्रह्मांडीय ज्ञान की ओर चले जाएंगे, यानी चेतना की ओर चले जाएंगे। यानी संसार में और भी कितनी कितनी चीजें, जैसे बहुत चीजें सोच के आए थे, है ना, तो बहुत सारी चीजें हम कर नहीं पाते, कुछ ही चीजें कर पाते हैं। तो साधक जो है प्रतिदिन अभ्यास करेगा तो वो ब्रह्मांडीय चेतना को जागृत कर लेगा, जिससे वो सब कुछ कर सकता है जो इस ब्रह्मांड में संभव है। पर ये तब होगा जब वो योग को जागृत कर लेगा। ठीक है, इसमें पूरी उम्र निकल जाती है फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग में आप कुंडली बनाकर बैठना, कौन से भगवान बैठते हैं ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कुंडलिनी योग क्या है। ठीक है, और इसके लाभ लिखिए। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला यूनिट 2। यूनिट 1 क्या हो गई? खत्म। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की इकाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहां पर पतंजलि के समय और पतंजलि के बाद जो योग का आप कह सकते हो विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करें इस इकाई 2 की। इकाई 2 जिसका नाम है पतंजलि के समय और पतंजलि के पश्चात योग का विकास। योग का जो विकास हुआ महर्षि पतंजलि के पहले और महर्षि पतंजलि के बाद, उस योगा की बात करनी है। इस पर कुल अंक आवंटित है 5। इस पूरे इकाई पर कितने मार्क्स अलॉटेड है? 5, है ना। देयर आर टोटल 5 मार्क्स अलॉटेड इन यूनिट 2, जिसका नाम है पतंजलि के समय और पतंजलि के पश्चात, है ना, योग, उसकी बात करेंगे। तो भाई इस यूनिट 2 की बात करेंगे। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहला ही कि भाई अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग किसे कहते हैं? ठीक है, अष्टांग योग की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। अष्टांग योग की जो योग है ये महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पतंजलि योग सूत्र है। इसमें ऐसी साधना पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष, हमारे जीवन का एकमात्र मकसद क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष जो है वो कैसे प्राप्त होगा? तो इन्हीं के माध्यम से होगा, है ना। मनुष्य जीवन के एकमात्र उद्देश्य में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। महर्षि पतंजलि के साधन या पद में आप देखेंगे तो अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग जैसा कि नाम से विवादित हो रहा है कि विविध हो रहा है कि अष्टांग योग, है ना, 8 इसमें योग के जो अंग होंगे, योग अर्थात महर्षि पतंजलि ने योग के जो भी 8 अंग देते, इसके पहले मैंने प्रश्न पढ़ा था, उन 8 अंगों को इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, देखने में अच्छा लगा, लेकिन यही अष्टांग योग की सच्चाई है। इसमें भी ऐसा होता है कि जो भी जीव होते हैं उनमें भी आप ध्यान रखेंगे, उनकी भी प्रगति, जो भी व्यक्ति होगा उसका भी प्रगति, ये सब इसकी बातें हैं जो भी लिखी गई है ना। और ये प्रगति कैसे होगी? क्योंकि जो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, ये तभी हो सकता है जब इस पर ध्यान जाए, है ना। नहीं बहुत सारे लोग जो है इस पर ध्यान देते ही नहीं है, मोक्ष की बात ही नहीं करते हैं। सब लोग किसकी बात करते हैं भाई? वो बात करते हैं इस दुनियादारी की, इस समाज में रहने की। तो ये अष्टांग योग के बारे में, अष्टांग योग का अर्थ। इसके बाद हम और कभी अगर मौका मिला तो इस अष्टांग योग वगैरह के बारे में, अंगों के बारे में जान लेंगे। अगला सवाल है कि भाई धारणा योग क्या है? धारणा योग किसे कहते हैं? जो धारणा होती है, धारणा योग, उसे कहते किसे? तो भाई धारणा योग की अगर बात करें तो अगर हम मन को किसी विशेष वस्तु में स्थिर करके रखने को धारण कहते हैं।
ठीक है। इसमें होता क्या है कि भाई चित्त को किसी, चित्त यानी क्या होता है, मन, तो चित्त को किसी विशेष वस्तु में स्थिर करके रखने को धारणा कहते हैं। बच्चों को किसी कह सकते, बच्चों हो या व्यक्ति हो, किसी को भी एकदम व्यस्त रखना, ठीक है, उन्हें स्थिर अवस्था में रखना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्याहार में कुल संस्कारों एवं कुविचारों को उगल देने के पश्चात चित्त में सद्गुणों की स्थापना कारण कहलाती है, ये स्थापना धारण कहलाती है। क्लियर। तो ये जो आप देख पा रहे हो क्या है, धारणा योग है। धारणा योग की बात करें कि जब हम मन को, चित्त को किसी विशेष वस्तु में स्थिर करके रखते हैं, मन को जब हम किसी विशेष वस्तु में स्थिर करके रखते हैं तो इसे धारणा कहते हैं, ठीक है। और प्रत्याहार में कुसंस्कारों एवं कुविचारों को उगल देने के पश्चात, यानी कि शुरू में ही अपने कुविचार है ना, जो भी गलत चीजें हैं उनको पहले ही बाहर कर दो, उगल दो, है ना, ऐसी चीजों को बाहर रख दो। तो इसके बाद हमारे मन में जो सद्गुण आते हैं, जो शांति आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, धारणा कहते हैं, ठीक है। हमारे मन से गलत चीजों को निकाल देना और नई चीजों को धारण करना, इसे हम क्या बोलेंगे, धारणा कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अंग के बारे में बताइए। हठ प्रदीपिका जो योग होता है, ये योग का जो प्रकार है, इसके प्रकार बताइए, इसके अंग बताइए। तो इसे तो देखा जाए तो इसके 4 अंग है। कुल कितने हैं जी? श्री स्वात्मा राम जी के अनुसार इसमें 4 अंग है। हठ प्रदीपिका में कुल 4 अंग बताए, सबने नहीं, सब कुछ ने अलग भी बताया है, ध्यान रखिएगा। तो ये मत कमेंट करना चाहिए तो गलत बताया आपने भाई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि भाई जी जो श्री स्वात्मा राम है, स्वात्मा राम, उनके अनुसार 4 अंग कौन कौन से होंगे हठ प्रदीपिका के, ठीक है। तो उन्होंने जो 4 अंग बताए थे भाई, आप देखिए वो क्या है, आसन, नंबर 2 प्राणायाम, नंबर 3 बंध एवं मुद्रा, नंबर 4 भाई नादानुसंधान, है ना। ये 4 चीजें यहाँ पर है महत्वपूर्ण। इन चारों के मदद से ही आप क्या कर सकते हो, हठ प्रदीपिका अंग को सही बढ़ा सकते हो। और कैसे भी इसमें चीजें रहेंगी, जो भी चीजें रहेंगी उसकी बात अगले प्रश्न में हो जाएगी। पर फिलहाल आपको जो ध्यान रखना है सबसे जरूरी, कि हठ प्रदीपिका जो अंग है इसके, इस योग के, तो इसके कुल जो अंग है वो आपको क्या भाई दिखेंगे, 4। कितने हैं, आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्रा और नादानुसंधान, ये ध्यान रखेंगे। ये चारों जो है ये एक जैसे आप एक ही चीज के भाग है, एक जैसे तो नहीं, एक ही चीज के भाग है, ठीक है, जिसे हम अंग कहते हैं। क्लियर। अगर महिलाएं समाज में होती और ऐसा जो पहले हुआ था, क्या पहले हुआ था कि जिस समाज में आप देखोगे कि योग के बारे में, योग के अंग के बारे में चर्चा चल रही है, वहां महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे। तो महिलाएं भी अगर योग में रहेंगी तो महिलाओं का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पुरुष योग में रहेंगे उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये सारे योग के अलग अलग अंगों में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भाई प्रत्याहार से क्या आशय है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, उससे आशय क्या है, ठीक है। देखिए इंद्रियों पर नियंत्रण, अब सवाल क्या है, प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं, इससे आशय क्या है, परिभाषा क्या है, मतलब क्या है। तो जब इंद्रियों पर नियंत्रण करने से, जब इंद्रियों का उनके विषयों से संबंध टूट जाता है, ठीक है, जब आप इंद्रियों को कंट्रोल रखते हो, ठीक है, जब इंद्रियों को आप नियंत्रण करने लगते हो, तो इंद्रियों का जो संपर्क है उनके कार्यों से दूसरे अंगों से टूट जाता है। अब वो काम ही नहीं कर रही, जिस काम के लिए इंद्रिय बनी थी वही काम नहीं कर रही है, तो उससे उसका जो आप कह सकते हो संबंध टूट जाता है। तब इंद्रिया चित्त स्वरूप को जाती हैं, तब इंद्रिय क्या करती हैं, मन वाले स्वरूप में परिकल्पना करती हैं। कि जैसे योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है, उन्होंने क्या कहा, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकर देवेंद्रियाणाम प्रत्याहार कहेंगे, इसलिए प्रत्याहार। यानी मतलब क्या हुआ कि जब इंद्रियों का निराग्रह ही प्रत्याहार है, यानी कि जब इंद्रियों का निग्रह ही उनका आप कह सकते हो प्रत्याहार, भोजन नाश्ता कह सकते हो, जब इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं भागती हैं तो चित्त स्थिर हो जाता है, यही प्रत्याहार की स्थिति है, ठीक है। सीधे सीधे बोलूं अगर मैं, प्रत्याहार है ना, जैसे अल्पाहार भोजन होता है ना, वैसे ही बात करूं नाश्ते जैसा, यानी थोड़ा सा, बहुत जरूरी नहीं, पर बहुत जरूरी लेकिन बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं। तो प्रत्याहार यानी कि है क्या ये प्रत्याहार। तो प्रत्याहार की बात करें, इंद्रियों पर जब हम नियंत्रण करते हैं तो हमारे इंद्रियों का संपर्क उनके खास अंगों से खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारी हाथ, हमारी इंद्रियां चीजें खाने को उठाना चाहती है, खाना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है, ठीक है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हम डाइट पर चल रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो कंट्रोल करेंगे ना डाइट के समय में, तो जो माहौल बनेगा कि यार खाने की भी इच्छा हो रही है लेकिन डाइट भी कंट्रोल करनी है, तो जब ये माहौल होगा तो यही बिल्कुल प्रत्याहार कहलाता है, ठीक है। उदाहरण था वो कि जब हम क्या करते हैं, विषयों की तरफ नहीं भागते, शब्दों की तरफ नहीं भागते, हम नहीं भागते कि क्या बात चल रही है, और सिर्फ अपनी बात में लगे रहते हैं, अपनी चीज को समझाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा मन स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो प्रत्याहार की स्थिति बनती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, योगासनों का मुद्राओं व शरीर की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। जो योगासन है उनकी मुद्राओं
का और शरीर का स्थिति के आधार पर वर्णन, योग मुद्राओं का वर्णन, उनकी शारीरिक स्थिति का वर्णन, ये सब बात करेंगे। तो योगासनों का मुद्राओं व शरीर की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक है। वर्गीकरण देखेंगे हम अभी किसके आधार पर, योगासनों का मुद्राओं के आधार पर और शरीर की स्थिति के आधार पर। मुद्राओं और शरीर की स्थिति के आधार पर जब हम योगासनों का क्या करेंगे भाई, क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे ना, उस स्थिति की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो नंबर 1, बैठकर किए जाने वाले आसन, ऐसे आसन जो बैठकर किए जाते हैं, ठीक। दूसरा, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ऐसे आसन जो खड़े होकर करते हैं। तीसरा, पीठ के बल किए जाने वाले आसन, ऐसे आसन जिसमें आप पीठ के बल लेटते हैं। नेक्स्ट, पेट के बल किए जाने वाले आसन, ऐसे आसन जो पेट के बल लेटकर भी करते हैं। ये सब योगासनों में अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो क्लियर रहेगा। बैठकर किए जाने वाले योग जैसे परीक्षा, खड़े होकर किए जाने वाले आसन है ना, जिसमें आप योगा या जो भी आप जोड़ना है आपको, ठीक है। फिर पीठ के बल किए जाने वाले आसन, ऐसे आसन जिसमें व्यक्ति पीठ के बल लेट के करता है। ऐसे आसन जिसमें भाई पेट के बल लेट के करता है, पेट के बल वाला आसन, पेट के बल लेट किए जाने वाला आसन, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब भाई योगासनों की मुद्राएं हैं, उनके शरीर की स्थिति के बारे में है। जब ये होगा तब बात होगी, ध्यान रखिएगा। तो योगासनों का मुद्राओं का शरीर की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत या फिर कैटेगराइजेशन किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से, तो बैठकर किए जाने वाला, खड़े होकर किए जाने वाला, पीठ के बल बैठकर लेटकर किए जाने वाला और पेट के बल लेटकर बैठकर किए जाने वाला एक्सरसाइज है ना, इन आसनों की बात होती है इसमें। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे तो इकाई 3 पर पढ़ चलेंगे, उसके बाद हम अगला सवाल। तो इकाई 3 जो है हमारी, उसका नाम क्या है, योग एवं ध्यान की अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां। योग करने की, ध्यान करने की जो अन्य दूसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ना प्रणालियां हैं, उनकी बात करेंगे। इस पर भी अंक आवंटित है कुल 7, जी हाँ, पहले से ज्यादा। इस इकाई पर टोटल मार्क्स जो अलॉटेड है कितने हैं, 7। कितने मार्क्स मिलेंगे इस इकाई को पढ़कर, 7 नंबर मिलेंगे। तो चलिए इस इकाई 3 जिसका नाम क्या है, योग एवं ध्यान की अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाई हम सवाल नंबर 1, समाधि से आप क्या समझते हो, समाधि एक्चुअल में क्या होती है ना, समाधि, ठीक है। तो समाधि की बात करें तो फिर जब उसी में व्यक्ति क्या करता है, जब अपने स्वरूप का अभाव सा होकर, जहां केवल अर्थ मात्र को घो वस्तु का ही ज्ञान रह जाता है, उसका नाम समाधि है। समाधि का मतलब क्या है कि भाई जब व्यक्ति अपने स्वरूप का अभाव सा होकर, यानी अपने आप में बहुत अभाव हो जाए, बहुत आप कह सकते हैं अपने आप को ज्यादा सीरियसली न लेना, एकदम अभाव हो जाना, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इसमें आपके मन में अलग अलग जो कल्पनाएं इमेजिनेशन होती हैं वो समाप्त होती हैं, ठीक है। तो वही हमें उनका ही अभाव नजर आता है, उसी अभाव की वजह से हम क्या करते हैं, बहुत सी वस्तुओं को ज्ञान रहता है हमें, बहुत सी के नहीं रहता। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समाधि। क्या कहते हैं इसे, समाधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट अगला सवाल, स्मृति क्या है, मेमोरी किसे कहते हैं, स्मृति है क्या। तो अगर बात करें स्मृति की तो भाई अनुभव विषय का न भूलना, यानी उसके निरंतर स्मरण करने का नाम स्मृति है। सीखी हुई चीजों को, बोली गई चीजों को या जाने गई चीजों को क्या करना भाई, उन्हें याद रखना, उन्हें दोहराना, ये क्या कहलाता है, स्मरण, है ना। इसे हम स्मृति कहते हैं, इसे हम मेमोरी या फिर स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान लगाने से फायदे लाभ क्या क्या होते हैं। ध्यान लगाने के भाई लाभ की बात करें तो नंबर 1, जब आप ध्यान लगाओगे यानी आप योगासन में आ जाओगे, आंख बंद करके सांस पर नियंत्रण करोगे, एकदम ध्यान लगा दोगे, कहीं और ध्यान नहीं होगा, तब इससे फायदा क्या होगा। नंबर 1 भाई शांत चित्त, यानी मन शांत हो जाएगा, चित्त मतलब मन। फिर आता है अच्छी एकाग्रता, गुड कंसंट्रेशन, एकदम बहुत ज्यादा एकाग्रता, ध्यान रखना। और बेहतर स्पष्टता, यानी आगे चल के क्लैरिटी आने लगती है इनकी बातों में, इनके कामों में। बेहतर संवाद, अच्छे से डायलॉग हो पाता है, ठीक है। और मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प का विश्राम, है ना। मस्तिष्क एवं शरीर का क्या हो जाएगा, एकदम कायाकल्प, यानी पूरा बदलाव हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब ध्यान के लाभ है, यानी आप ध्यान लगाओगे तो दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, ये जरूरी भी है, ठीक। तो ध्यान का पहला लाभ शांति चित्त, दूसरा अच्छी एकाग्रता, तीसरा बेहतर स्पष्टता, चौथा आप क्या रहेगा भाई, ये बेहतर संवाद, और जो छठवां रहेगा वो होगा मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प का विश्राम, मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प का विश्राम। तो ये ध्यान रखें, ये सब क्या है, योग आसन से होने वाले लाभ। अभी अगर मैं यहाँ पे 5-6 बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे आप और भी कई सारे इसमें से लाभ निकाल सकते हो, किसके, योग ध्यान करने के लाभ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तो मैंने जो यहाँ पर लिख रखा है, आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या है, ध्यान में जब ध्यान से हटते हैं तब इसमें ये इन बातों को ध्यान रखते हैं, इन चीजों का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भाई आखिर ध्यान से क्या क्या फायदा होता है। फायदा नंबर 1 भाई इसमें मन शांत रहता है। फायदा नंबर 2 इसमें अच्छी एकाग्रता कंसंट्रेशन बना होता है। नंबर 3 बेहतर भाई स्पष्टता क्लियरिटी, कहीं घुमाना नहीं, जो बोलना है मन में आ रहा है बोल दीजिए, ठीक है।
फिर उसके बाद बेहतर संवाद, सही ढंग से डिबेट करना, डायलॉग करना, ये सब शामिल है अगर कोई व्यक्ति ध्यान से देखे सुने तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ध्यान लगाने से क्या, अब ध्यान जिनको नहीं समझता बता दूं, एक ऐसी अवस्था में जाओ जहां अपने सारी इंद्रियां, भाई सांस लेना मत रोक देना, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, सांस लेना नहीं रोका जा सकता। तो ध्यान से आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं, ध्यान करने से आपका मन शांत होता है, ध्यान करने से भाई हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, ध्यान करने से भाई स्पष्टता क्लियरिटी आ जाती है, ध्यान करने से बहुत बेहतर संवाद या डायलॉग हो सकते हैं। ये सब ध्यान रखना है, ये सब ध्यान के क्या है, लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखें, जप योग के लाभ बतलाइए। जप योग किसे कहते हैं, उसके फायदे लाभ की बात करेंगे। पहले भाई थ्योरी, जप ध्यान योग के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1 भाई कि इसमें जप योग को नियमित रूप से करने से यह मन को केंद्रित और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। यानी जप योग को अगर हम कंटिन्यू करेंगे, नियमित रूप पे करेंगे, तो इससे होगा क्या भाई, इससे मन जो है वो केंद्रित होगा, है ना, और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और क्या, अगर आप जप योग को रोजाना करते हैं तो यह आपके मन को शांत करता है। यानी जिसका मन अस्थिर है, ठीक है, जिसका मन शांत नहीं, बेचैन है, तो उनके लिए जप योग का नियमित रूप से क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें जप योग मानना ही चाहिए। और क्या, जप योग आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार है। यानी जब आप जप योग करेंगे तो उसके बाद जो कार्य करेंगे, प्रोडक्टिविटी करेंगे, वो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद क्या, जप मेडिटेशन, यानी इसे योगा, है ना, जाप के थ्रू योगा करना, तो ये करने से शरीर में क्या आता है, लचीलापन आता है। फिर साथ ही यह जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो ये सब क्या है, जप ध्यान के विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो क्लियर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आंसर्स के साथ। तो ये सब भाई जप ध्यान के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए भाई, विपश्यना ध्यान के कोई 4 सिद्धांत लिखिए। जो विपश्यना ध्यान है उसके कोई भी 4 आप कह सकते हो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स लिखेंगे। नंबर 1, विपश्यना का अर्थ होता है स्वयं के प्रति साक्षी भाव। विपश्यना का मतलब क्या है, स्वयं के प्रति साक्षी भाव, यानी स्वयं किसी चीज के लिए हम साक्षी गवाह बने। दूसरा भाई, इसमें विपश्यना ध्यान का मुख्य उद्देश्य स्वयं के अंदर जाकर स्वयं की खोज करना, ये स्वयं की सहायता से है तथा अपने तन मन को आनंद में दे सकते हैं। यानी विपश्यना का मतलब क्या है, जब व्यक्ति स्वयं चुने कि वो क्या करना है, उसे कार्य करना है, स्वयं वो चुने कि उसे ध्यान लगाना है, स्वयं वो अपने कह सकते हो अपने साथ में उस पूजा पाठ में अपने तन मन को एकदम झोंक के एकदम शांत रखता है, या रोजमर्रा की भागदौड़ में भी खुद को शांत रखता है। तो जितना भी आप देख रहे हो ये सब क्या है, विपश्यना ध्यान। अब इसके अगर सिद्धांतों की बात करें, विपश्यना ध्यान के प्रमुख 5 सिद्धांत की बात करें तो नंबर 1, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा भाई क्या होगी, नहीं होगी। जो भी व्यक्ति ये विपश्यना योग करता होगा उसे ये ध्यान रखना है कि भाई उसे इस आप कह सकते हो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला सिद्धांत क्या है कि किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करना। दूसरा क्या है, चोरी से दूर रहना। नंबर 3, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नंबर 4, अपशब्दों का प्रयोग करना। नंबर जो आप कह सकते हो 5, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसमें। अभी हम क्लियर कर लेते हैं एक एक। विपश्यना के ध्यान के जो 5 सिद्धांत हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा न करना। दूसरा, चोरी से दूर रहना। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चौथा, अपशब्दों का प्रयोग न करना। और 5वां, नशे आदि से दूर रहना। और अभी मैंने जो इसके बीच में बताया, जो यहाँ लिखे नहीं भी थे, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, चाहो तो और भी सिद्धांत है उनको भी लिख सकते हो। जो यहाँ लिखे नहीं थे फिर भी मैंने बताया, उनका भी ऐड कर लेना। ठीक है, अलग अलग किताबों में ना अलग अलग दिया रहता है, क्योंकि सिलेबस में सेम है। सिलेबस में तो भाई 10 सिद्धांत है, 10 में से 5 इस किताब में दिया, 10 में से 5 किसी और किताब में दिया रहेगा, गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं भी लिखा तो जो बताए उन्हें भी आप ऐड करके लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, यह विपश्यना ध्यान के 4 सिद्धांतों की बात हुई, तो हमने यहाँ पर 5 लिख डाले हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा न करना, पहला सिद्धांत। दूसरा, चोरी से दूर रहना। तीसरा भाई, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चौथा भाई, अपशब्दों का प्रयोग न करना। और 5वां जो इसमें रहेगा, नशे आदि से दूर रहना। ये सब रहेगा किसके लिए भाई, विपश्यना के सिद्धांतों के लिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, प्रेक्षा ध्यान के प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। जो प्रेक्षा ध्यान होता है उसके प्रमुख लाभ, प्रमुख फायदे क्या होते हैं प्रेक्षा ध्यान के। तो अगर हम प्रेक्षा ध्यान के प्रमुख लाभों की बात करें तो नंबर 1, प्रेक्षा ध्यान से हमें भावात्मक, मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक लाभ प्राप्त होते हैं। प्रेक्षा ज्ञान से क्या होता है, ये सब भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, ये जो भी होता है, ये सब व्यवहारिक, ये सब ध्यान हमें तभी प्राप्त होता है। दूसरा, प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम सत्य की खोज कर सकते हैं। ये जो प्रेक्षा ध्यान है इसके माध्यम से हम सत्य की यानी सच की खोज भी कर सकते हैं। फिर प्रेक्षा ध्यान व्याधि आदि और उपाधि से मुक्त होकर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है, प्रदान करता है। यानी इसमें एक इंडिविजुअल है ना, एक खास व्यक्ति को भी आप क्या कर सकते हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब प्रदान कर सकते हो। प्रेक्षा ध्यान अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न होता है। प्रेक्षा ध्यान जो है वो अंदर की स्त्रियां, मतलब
आप कह सकते हो इंद्रिया, स्त्रियां नहीं इंद्रिया, उनसे जो होता है ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, प्रेक्षा ध्यान के जो लाभ होते हैं क्या क्या रहेंगे। नंबर 1, प्रेक्षा ध्यान से हम भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक इन रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा कि भाई प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं। तीसरा भाई प्रेक्षा ध्यान जो है व्याधि, अधि और उपाधि से मुक्त होकर रहता है। और क्या, प्रेक्षा ध्यान अति इंद्रियों से संपन्न होता है। प्रेक्षा ध्यान जो होता है हमारी जो अति इंद्रिया होती हैं उनसे भी क्या हो सकता है भाई, संपन्न हो सकता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े हमारी इकाई 4 जो कि हमारी अंतिम इकाई होगी। ठीक है, इस इकाई 4 की बात करें तो इस इकाई में कुल जो आपको अंक है बात करें तो 8 अंक प्राप्त होंगे। कितने अंक प्राप्त होंगे टोटल, 8। इकाई का नाम है शरीर रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव। जो शरीर रचना विज्ञान है यानी कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो साइंस है, शरीर रचना का जो विज्ञान है, और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव यानी मेंटल हेल्थ पर, है ना, योग का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी बात भी करेंगे। कुल 8 अंक इस इकाई पर आवंटित है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख ले, बहुत महत्वपूर्ण है ना, अंतिम इकाई भी होगी हमारी ये। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रणाली या तंत्र, सिस्टम क्या है। प्रणाली या तंत्र या फिर सिस्टम क्या है, किसे कहते हैं। तो जब कई अंग मिलकर एक साथ, है ना, एक प्रकार का या एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं तो उस उनके इस कार्य को तंत्र, प्रणाली या फिर संस्थान कहते हैं। और मानव शरीर में 9 तंत्र कार्य करते हैं एक साथ, यानी 9 तरह के सिस्टम्स ये सब चलते रहते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये सब क्या है भाई, ये सिस्टम की बात हो रही है, प्रणाली की, तंत्र की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि भाई जब भी कोई अंग मिलकर एक प्रकार का नेटवर्क, एक प्रकार का सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो भी कार्य करेगा उस कार्य से हमें क्या प्राप्त होगा, जो भी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी उसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे, उन अच्छी चीजों को हम अपने पास रख पाएंगे। यह सिस्टम जो है जो चलाता है सबको, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इससे शरीर में जो है 9 तंत्र कार्य करते हैं। ठीक, ये भी हम देखेंगे बाद में। दूसरा सवाल, तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार हैं। जो तंत्रिका तंत्र है उसके प्रकारों की बात करें तो समस्त तंत्रिका तंत्र यानी टोटल जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ओवरऑल, है ना, नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, उसके 3 प्रकार है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीचों बीच। ठीक, दूसरा भाई प्रांतस्थ तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक भाई नर्वस सिस्टम। ये सब क्या है, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 सवाल हो गए, सिस्टम का, प्रणाली का, फिर उसके बाद तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र जो है उसके प्रकार की बात करें तो भाई इसके प्रकार को यहाँ पर 3 दिए। नंबर 1, वैसे तो 4 हो गए, ठीक है, तो नंबर 1 नर्वस सिस्टम, है ना। अब ये जो नर्वस सिस्टम है अगर सेंट्रल है तो उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे, अगर ये फेरिफेरल है तो भाई हम फेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे, अगर ये स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है तो हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे 2 क्वेश्चंस यहाँ पर रटिए क्योंकि भाई इनके शब्द ही बड़े अजीब मिलते हैं हमको। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, तनाव किसे कहेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेस किसे कहेंगे, तनाव किसे कहेंगे। तो बात करें रिचर्ड लेजर्स की, किसकी बात, रिचर्ड लेजर्स की, तो उनके अनुसार तनाव जो है वो क्या है, उद्वेगपूर्ण स्थिति है। उनके अनुसार तनाव जो है एक उद्वेगपूर्ण, तनाव में एक उद्वेग हो जाता है। ठीक है, फिर जो तब पैदा होती है जब घटनाएं और जिम्मेदारियां व्यक्ति की सामना करने की, जूझने की क्षमता से अधिक बढ़ जाती हैं। यानी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी होगी पर वो निभा नहीं पा रहा, वो 100% नहीं दे पा रहा, तो जब ये होगा, ठीक है, तो इससे व्यक्ति तनाव में जाएगा, व्यक्ति स्ट्रेस में जाएगा। ठीक है, इससे व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव होता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा तनाव के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हार्मोन्स के कार्य बताइए। हमारे शरीर में जो है ना कई प्रकार के अंग होते हैं जिनका काम होता है कि अलग अलग हार्मोन्स लाएं जिससे हमारा सही ढंग से तंत्रिका तंत्र सही ढंग से काम करे। तो हार्मोन्स के प्रमुख कार्य नीचे दिए गए। हार्मोन्स करता क्या एक्चुअली, नंबर 1 हार्मोन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। हार्मोन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास नहीं वृद्धि, ध्यान रखना। फिर क्या, यह शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से, बीमारियों से हेल्प, रक्षा, है ना, सुरक्षा करते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को और तथा जो पाचन संस्था ने, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर श्वसन संस्था, सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण संस्था जो है, ये सब संस्थानों को भाई प्रभावित करके स्वास्थ्य बनाए जाते हैं। ठीक है, जनन स्त्रोवों को प्रभावित करते हैं। ये सब बातें जो आप देख पा रहे हैं ये सब हार्मोन के कार्य है। हार्मोन अगर सही निकले तो व्यक्ति सही ढंग से बढ़ेगा, सही ढंग से बोलेगा। हार्मोन अगर सही नहीं निकले तो व्यक्ति सही ढंग से बोल भी नहीं सकता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो ये हार्मोन के कार्य है। हमारे शरीर में कई छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। कई ऐसे अंग हुए जिनसे कुछ ना कुछ हार्मोन निकलता है, तो उसी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी हार्मोन की बात करें
क्या कार्य करता है हार्मोन? तो नंबर 1, हार्मोन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा, यह शरीर को रोगों से मुक्त रखता है, दूर रखता है। तीसरा, यह मेटाबॉलिज्म को तथा पाचन संस्था को और अच्छा बनाता है। फिर ये क्या करता है हमारे रक्त के परिसंचालन में, यानी कि हमारा जो कह सकते हो रक्त है, ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसको अच्छा करता है। और कैसे वो प्रभावित होता है ना, संस्थाएं भी इससे बहुत प्रभावित होंगी। ठीक, तो इस तरह से जनता के भाव को लेकर यहां पर प्रदर्शित किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला देखिए, पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, उस पर योग का क्या प्रभाव है? तो अगर पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र भोजन को तोड़ने और उसे अवशोषित करने में मदद करता है। यानी जो भी हम भोजन खाते हैं उसे और ज्यादा हिस्सों में तोड़ना और उसका फिर इस्तेमाल किससे करना भाई, उसका, और उसे अवशोषित करने में मदद करना उसे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, पाचन तंत्र भेजना भोजन को तोड़ने और उसे अवशोषित करने में मदद करती है। पाचन तंत्र पर योग का सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी हमारा जो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर डायरेक्ट सीधा प्रभाव पड़ेगा। और क्या, योग द्वारा भोजन आसानी से पच जाता है, क्योंकि योग से पाचन शक्ति की तीव्र गति से बढ़ती है और सभी पोषक तत्व ठीक प्रकार से मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है आप देखोगे कि पाचन तंत्र पर योग का क्या प्रभाव है, तो पाचन तंत्र से योग पर सब सकारात्मक ही रहेगा, है ना। सही देखा इन्होंने, सकारात्मक कह सकते हो ऊर्जा यहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें ध्यान रहेंगी। ठीक है, पर ये तो बात की बात है। तो पाचन तंत्र पर योग का क्या प्रभाव रहेगा, उसका क्या असर रहेगा? तो नंबर 1 भाई क्या असर रहेगा सबसे पहले, तो भाई इससे होगा क्या कि पाचन तंत्र का जो सीधा आप कह सकते हो प्रसारण होगा, उससे सकारात्मक आप कह सकते हो ऊर्जा जाएगी। दूसरा, इसमें योग द्वारा भोजन आसानी से पचाया जा सकता है, पच जाता है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ये काम करेंगे, योग करेंगे तो हमारा अपच होने का ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्योंकि योग से पाचन शक्ति की गति तीव्र होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना डाइजेस्ट तो हो रहा है, पर योग से वो और तेजी से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ये रहेगा। शरीर में योग द्वारा क्रिया होने पर स्नायुओं को ग्लूकोज तथा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदत हो जाती है। योग से गुर्दे तथा मलद्वार भी स्वच्छ रहते हैं। योग करने से सब हमारा शरीर का अंग भाग ये सब स्वस्थ होगा। साथ ही साथ जो आप कह सकते हो इससे हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इससे हमारे शरीर में जो स्नायु, ग्लूकोज, ये सब ORS का आप देखोगे ना, जो कंपोनेंट होता है वो सब, है ना, वो सब शरीर में लाता है। ये ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र अगर अच्छा होगा, ठीक है, तो भाई सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। और पाचन तंत्र किससे अच्छा होगा भाई, तो ये हमारा योग से ही होगा। ठीक, योग से हम बात करेंगे तो योग से होगा क्या भाई, योग से आप देखोगे तो बच्चे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, बच्चे, बूढ़े, सभी औरतें, कोई भी योग को कर सकता है, और ये करने से उनका पाचन तंत्र, उनके शरीर का रक्तचाप, है ना, ये सब कुछ अच्छा बना रहता है, ये सब बढ़िया रहता है। ठीक है, वैसे बच्चों को ध्यान रखकर पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए मैं वैसे ही प्रोनाउंस भी रेफर भी कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शरीर में योग द्वारा क्रिया होने पर स्नायु को ग्लूकोज तथा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदत हो जाती है। योग से गुर्दे तथा मलद्वार भी स्वच्छ रहते हैं। एक बार अगर आपको हैबिट पड़ गई किसी काम की, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि शरीर में योग द्वारा क्रिया होने पर स्नायुओं को ग्लूकोज तथा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदत हो जाती है, यानी वो शरीर में कुछ भी अगर ऐसा होगा तो वो ग्लूकोज उत्पन्न करेंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के कोई दो मेन काम बता दो, कोई दो प्रमुख कार्य। नंबर 1 भाई, पीयूष ग्रंथि अगर दो कार्यों की बात करूं, है ना, तो नंबर 1 वह इच्छा शक्ति और ज्ञान का केंद्र है। ठीक है, क्या है, इच्छा शक्ति, यानी कि अपनी खुद की मेहनत, विल और ज्ञान, नॉलेज, है ना, इसका केंद्र है। कद का घटना बढ़ना इसके स्तराव पर निर्भर करता है, ये कद जो बढ़ेगा, है ना, कैसे घटेगा, इस पर निर्भर करता है। फिर 7वां सवाल देखिए, परिसंचरण तंत्र के प्रमुख संगठक। अब पीयूष ग्रंथि जिसके शरीर में अच्छे से काम कर चुका, शरीर अच्छा वृद्धि करता है, विकास करता है, ग्रोथ होता है, और जिसके इसमें नहीं, वो नहीं होगा। भाई यह इच्छा शक्ति का, हमारी मर्जी का, हमारे ज्ञान का केंद्र है। इससे कद बढ़ना घटना ये सब क्या रहता है भाई, इस पर, इसी पर हम निर्भर रखते हैं। यानी कि अगर किसी के शरीर में अच्छे हार्मोन्स निकले तो उसकी हाइट बढ़ेगी, या नहीं निकले तो छोटी रह जाएगी, ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। ठीक, 7वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, परिसंचरण तंत्र के प्रमुख संगठक कौन कौन से? परिसंचरण तंत्र के प्रमुख संगठन, परिसंचरण तंत्र के प्रमुख संगठनों की बात करूं तो नंबर 1 हृदय, नंबर 2 धमनी, नंबर 3 लघु अधमनी, नंबर 4 कोशिकाएं, नंबर 5 लघु शिराएं, और नंबर 6 शिक्षाएं। ये सब जो हैं किसमें शामिल की गई भाई, परिसंचरण तंत्र में। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र के सारे प्रमुख साधक है। ठीक है, इनके द्वारा ही क्या होता है भाई, हमारा जो संगठन है, हमारा जो संगठक है वो बहुत ज्यादा प्रमुख होता है, खास होता है, बहुत सारे रीति रिवाज करने होते हैं। ठीक है, और क्या, अब तो इतना ही 6-7 सवाल। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट
क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका योग शिक्षा, छोटा सा विषय है, इसके सभी इकाइयों का महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर। अन्य और भी ऐसे इस विषय के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, या आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी आपको, वहां से भी आप योग शिक्षा का सारा जो है पढ़ सकते हो, मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा। ऐसे ही अन्य विषयों के लिए अगर आप मैराथन क्लास चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, तब भी मैं जैसे ही मैराथन क्लास लाऊंगा आपके विषय की, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इन सभी विषयों की पीडीएफ फाइल, इनके नोट डिटेल में सब स्टडी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिलेगी, उस ऐप को आप डाउनलोड करो और वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैराथन क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।